नमस्कार, आरएएस एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत। आज हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी टॉपिक जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन पर चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। जब हम कहते हैं ना कि पानी शुद्ध है, तो आमतौर पर दिमाग में यही आता है कि भाई ये तो जीवन देने वाला अमृत है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। अगर किसी पानी में 99.9% शुद्धता है तो सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है कि पानी साफ है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के जो मानक हैं वो एकदम साफ कहते हैं कि केवल 0.1% अशुद्धियों के मिल जाने से ही वो जो घरेलू पानी है ना, वो इंसानों के उपयोग के बिल्कुल लायक नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये आंकड़ा वाकई किसी को भी हैरत में डाल सकता है। मतलब अक्सर जल प्रदूषण का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? काले बदबूदार नाले या फिर कूड़े से भरी हुई नदियों की तस्वीरें हैं ना। हाँ, एग्जैक्टली। वही कानपुर के नालों या यमुना का झाग याद आता है। हाँ, लेकिन आज की इस डीप डाइव चर्चा में, जिसे हमने खास तौर पर आरएएस परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार किया है, हम ये समझेंगे कि प्रदूषण सिर्फ वो दिखने वाला गंदा पानी नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल रासायनिक और जैविक प्रक्रिया है। वो 0.1% अशुद्धि का मतलब है कि पानी के भीतर के पूरे इकोसिस्टम में, मतलब पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में एक अदृश्य भूचाल आ गया है। अगर इसे एक आसान सी उपमा से हम लोग समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए एक ग्लास एकदम सफेद और शुद्ध दूध रखा है और उसमें नीली स्याही की बस एक छोटी सी एक बूंद गिर जाए। हाँ, सिर्फ एक बूंद। वो एक बूंद वैसे तो मात्रा में बहुत कम है, लेकिन वो उस पूरे ग्लास के रासायनिक और भौतिक स्वरूप को हमेशा के लिए बदल देती है। तो उस 0.1% अशुद्धि का ठीक यही मतलब है। लेकिन मेरा एक सवाल है, विज्ञान में इस स्याही की बूंद को मतलब नापा कैसे जाता है? पानी की सेहत को जांचने का असली पैमाना क्या है, जिसे हम तकनीकी भाषा में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन या DO कहते हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि पानी का फॉर्मूला H2O है। हाँ, H2O होता है। लेकिन जो जलीय जीव होते हैं ना, वो उस H2O वाले ऑक्सीजन से सांस नहीं लेते हैं। वो उस ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं जो वायुमंडल से या फिर पानी के अंदर जो पौधे होते हैं उनके प्रकाश संश्लेषण से पानी के बीच में खुल जाती है। अच्छा, तो वो घुली हुई ऑक्सीजन अलग होती है। बिल्कुल। और मछलियां अपने गलफड़ों से, मतलब गिल्स से, इसी घुली हुई ऑक्सीजन को छानकर जिंदा रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाए तो जलीय जीवों का दम घुटने लगेगा। तो परीक्षा के हिसाब से एक स्वस्थ पानी में इस DO का स्तर क्या होना चाहिए? विज्ञान के अनुसार ना, पूरी तरह से साफ और स्वस्थ पानी में DO का स्तर हमेशा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर, मतलब 8 mgl से ज्यादा होता है। अगर कोई नदी या झील प्रदूषित होने लगे तो ये स्तर गिरकर 4 से 8 mgl के बीच आ जाता है। और अगर हालात इतने खराब हो जाएं कि DO का स्तर 4 mgl से भी नीचे चला जाए तो उसे तकनीकी रूप से अत्यधिक प्रदूषित जल घोषित कर दिया जाता है। ऐसे पानी में जो सामान्य मछलियां होती हैं ना, वो जीवित नहीं रह सकती। बाप रे, 4 से नीचे मतलब पानी पूरी तरह जहरीला हो गया। अच्छा, ये तो ही लैब में रसायन और उपकरणों से जांच करने वाली बात। लेकिन पर्यावरण विज्ञान में मैंने सुना है जैविक सूचकों या बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स का बहुत महत्व है। हाँ, बिल्कुल। क्या प्रकृति के पास अपने खुद के ऐसे सेंसर्स हैं जो बिना किसी लैब टेस्ट के ही हमें बता दें कि पानी साफ है या जहरीला? हाँ, प्रकृति हर पल हमें संकेत देती है। ये जो जैविक सूचक होते हैं ना, ये वो जीव हैं जिनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी पानी की क्वालिटी की पूरी कहानी बता देती है। उदाहरण के लिए बताऊं तो अगर किसी नदी या जल स्रोत में डैफ्निया या ट्राउट मछलियां या फिर स्टोन फ्लाई का लार्वा पनप रहा है, ट्राउट मछलियां? हाँ, तो बिना कोई टेस्ट किए ही ये प्रमाणित हो जाता है कि वो पानी अत्यंत स्वच्छ है। इन जीवों की श्वसन प्रणाली कुछ ऐसी होती है कि ये केवल उच्च DO वाले पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। अच्छा, तो ये साफ पानी के सूचक हैं। लेकिन अगर वो पानी प्रदूषित हो जाए तो क्या वहां कुछ और पनपने लगेगा? मतलब जीवन तो हर परिस्थिति में कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है ना? बिल्कुल सही सोचा आपने। जब पानी प्रदूषित होता है और उसमें ऑक्सीजन खत्म होने लगती है तो ये स्वच्छ जल वाले जीव मर जाते हैं और उनकी जगह ऐसे जीव ले लेते हैं जो गंदगी और कम ऑक्सीजन में जीने के लिए ही बने हैं। जैसे कि कौन से जीव? जैसे अत्यधिक प्रदूषित जल में
ई कोलाई बैक्टीरिया, सीवेज फंगस, स्लग वर्म और ब्लड वर्म भारी मात्रा में पाए जाते हैं। अब ब्लड वर्म को ही ले लीजिए। इसके पास एक खास तरह का हीमोग्लोबिन होता है जो नाम मात्र की ऑक्सीजन को भी सोख सकता है। इसलिए जहां ये ब्लड वर्म जैसे जीव दिखे, बस समझ लेना चाहिए कि पानी का DO स्तर एकदम खतरनाक रूप से नीचे जा चुका है। अरे वाह, मतलब ये प्रकृति का एक अलार्म सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है मेरे दिमाग में। अगर पानी में डीओ यानी घुली हुई ऑक्सीजन कम हो रही है, तो वो जा कहाँ रही है? पानी से ऑक्सीजन को कौन चुरा रहा है? ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। देखिए, ऑक्सीजन कहीं गायब नहीं होती है, बल्कि उसका इस्तेमाल पानी में मौजूद सूक्ष्म जीवों, खासकर बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। और बैक्टीरिया की इसी चोरी को मापने के लिए हम विज्ञान में BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग करते हैं। मैं इसे थोड़ा और ठीक से समझना चाहता हूँ। ये बीओडी की पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? आप ऐसे कल्पना करें कि किसी नदी में शहर के सीवेज का कचरा या कृषि का कोई जैविक कचरा गिर रहा है। हाँ, जो कि बहुत आम बात है हमारे यहाँ। बिल्कुल। अब ये ऐसा कचरा है जो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जैव निम्नीकरणीय है, सड़-गल सकता है। इस कचरे को देखकर पानी के भीतर मौजूद बैक्टीरिया उसे खाने और अपघटित करने के लिए बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन बैक्टीरिया को ये काम करने के लिए भारी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो पानी में घुली हुई सारी ऑक्सीजन मतलब DO को खींचने लगते हैं। कचरे को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया ने जितनी ऑक्सीजन की मांग की ना, उसी मांग को BOD कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि पानी में जितना ज्यादा कार्बनिक कचरा होगा, बैक्टीरिया की दावत उतनी ही बड़ी होगी एकदम सही। और फिर उन्हें उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। बिल्कुल। यानी बीओडी का स्तर जितना अधिक होगा, पानी उतना ही ज्यादा प्रदूषित माना जाएगा। है ना? बिल्कुल। और BOD को भी मिलीग्राम प्रति लीटर में ही मापा जाता है। लेकिन पता है, BOD की अपनी एक सीमा है और इसी कमी को दूर करने के लिए पर्यावरण विज्ञान में एक और टेस्ट का जन्म हुआ, जिसे हम COD या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अगर बीओडी से प्रदूषण मापा ही जा रहा है, तो फिर सीओडी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सीओडी एक तरह से एक सुपर टेस्ट है जो बीओडी की कमियों को दूर कर देता है? हाँ, आप इसे एक सुपर टेस्ट ही कह सकते हैं। समस्या ये है कि BOD सिर्फ और सिर्फ उन पदार्थों का प्रदूषण मापता है जिन्हें बैक्टीरिया खा सकते हैं, मतलब सिर्फ जैव निम्नीकरणीय कचरा। अच्छा, जो बायोडिग्रेडेबल है, बस वही। हाँ, लेकिन आज के औद्योगिक युग में कारखानों से ऐसा बहुत सा रासायनिक कचरा पानी में जाता है, जैसे प्लास्टिक के छोटे कण हो गए, भारी धातुएं हो गईं या सिंथेटिक रंग हो गए, जिन्हें बैक्टीरिया पचा ही नहीं सकते। हाँ, वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बिल्कुल, ये अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है, जो कि बैक्टीरिया इन्हें नहीं खाते, इसलिए BOD टेस्ट में ये रसायन पकड़ में ही नहीं आते। मतलब पानी जहरीला होता है, फिर भी आपका BOD कम आ सकता है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक लूपहोल है। मतलब टेस्ट कह रहा है पानी साफ है, पर असल में वो जहरीला है। तो सीओडी इस समस्या को कैसे सुलझाता है फिर? COD टेस्ट ना बैक्टीरिया पर निर्भर ही नहीं करता। इसमें पानी के नमूने में एक बेहद शक्तिशाली रसायन पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ, K2Cr2O7। ये रसायन पानी में मौजूद हर तरह के कचरे को, चाहे वो जैव निम्नीकरणीय हो या अनिम्नीकरणीय, दोनों को पूरी तरह से ऑक्सीकृत कर देता है। और इस प्रक्रिया में जितनी ऑक्सीजन खर्च होती है, वो COD कहलाती है। क्या बात है। तो चूंकि सीओडी दोनों तरह के कचरे को मापता है, जैविक भी और रासायनिक भी, जबकि बीओडी सिर्फ जैविक कचरे को मापता है, तो इसका एक सीधा सा गणितीय नियम बनता है। किसी भी जल स्रोत का सीओडी मान हमेशा उसके बीओडी मान से अधिक ही होगा। मतलब सीओडी इज ग्रेटर देन बीओडी। क्या मैं सही कर रहा हूँ? एकदम सही। और ये जो आपने नियम बताया ना, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। COD हमेशा BOD से ज्यादा होता है और इसीलिए COD को जल प्रदूषण मापने की कहीं अधिक तेज, सटीक और विश्वसनीय विधि माना जाता है। बहुत बढ़िया तरह से समझाया आपने। अब तक हमने उन पदार्थों की बात की जो पानी में नष्ट हो जाते हैं या ऑक्सीकृत हो जाते हैं। लेकिन पर्यावरण में सबसे बड़ा खतरा वे रसायन हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, जो दशकों तक पर्यावरण में जहर घुलते रहते हैं। यहीं पर दो बहुत ही जटिल शब्द आते हैं, जैव संचयन यानी बायो एक्यूमुलेशन और जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन। इनमें क्या अंतर है और ये पीओपी से कैसे जुड़े हैं? देखिए, ये जो दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषक है ना,
जिन्हें हम अंग्रेजी में POPs यानी पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ये मानव इतिहास के सबसे खतरनाक रसायनों में से हैं। इनके नाम में ही दीर्घस्थायी है, जिसका मतलब है कि सूक्ष्म जीव इनका अपघटन नहीं कर सकते। मतलब ये टूटते नहीं है प्रकृति में। बिल्कुल नहीं, ये पर्यावरण में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जब ये प्रदूषक पहली बार पानी से निकलकर किसी एक जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं और उसके पूरे जीवन काल के दौरान वहीं जमा होने लगते हैं, तो इस शुरुआती प्रक्रिया को जैव संचयन या बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। यानी जैव संचयन एक ही जीव के अंदर उम्र भर जहर इकट्ठा होने की प्रक्रिया है। लेकिन जब ये जहर एक जीव से दूसरी जीव में जाता है, तब क्या होता है? तब शुरू होता है असली खतरा, जिसे हम जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें खाद्य श्रृंखला यानी हमारी फूड चेन के हर अगले स्तर पर जहर की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती ही चली जाती है। अच्छा। हाँ, इसे ऐसे समझें। मान लीजिए प्रदूषित पानी में मौजूद जहर को पहले पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन सोखते हैं, फिर उन्हें जंतु प्लवक यानी जू प्लैंक्टन खाते हैं। फिर उन जंतु प्लवक को छोटी मछलियां खाती हैं। अब हर छोटी मछली अपनी जिंदगी में ढेरों प्लवक खाती है, तो सारा जहर उसमें जमा हो गया। फिर एक बड़ी मछली सैकड़ों छोटी मछलियों को खाती है, तो जहर कई गुना बढ़ गया। और अंत में जब कोई पक्षी या इंसान उस बड़ी मछली को खाता है, तो जहर की मात्रा अपने चरम पर होती है। अगर इसे दिमाग में एक चित्र के रूप में उकेरा जाए ना, तो ये बिल्कुल एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है। जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ी से नीचे लुढ़कना शुरू करता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है। नीचे पहुंचते पहुंचते वो एक विशाल और विनाशकारी रूप ले लेता है। एकदम सही। उसी तरह जहर खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हुए इतना भयानक रूप ले लेता है कि जो उच्च उपभोक्ता हैं, जैसे इंसान या बड़े पक्षी, वो सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, ऐसा क्यों है कि शरीर इस जहर को मलमूत्र या पसीने के जरिए बाहर नहीं निकाल पाता? ये इनके खास रासायनिक गुणों के कारण होता है। जो POPs होते हैं ना, वो जल में अघुलनशील होते हैं, इसलिए पसीने या मूत्र के रास्ते बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये वसा में यानी फैट में घुलनशील होते हैं। अच्छा, फैट में घुल जाते हैं। हाँ, तो जैसे ही ये शरीर में जाते हैं, ये सीधे जीवों की चर्बी और ऊतकों में जाकर एकदम स्थायी रूप से जमा हो जाते हैं। इसके कुछ ठोस उदाहरण क्या हैं जो हमने असल दुनिया में देखे हैं, जो एग्जाम में भी पूछे जाते हों? इसके उदाहरण बेहद डरावने हैं, जैसे DDT, एल्ड्रिन, पारा यानी मर्क्यूरी और हमारे जो घरेलू डिटर्जेंट होते हैं ना, उनमें पाया जाने वाला ABS। ABS मतलब? एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। अब जैसे DDT का ही उदाहरण लें, जब DDT का जैव आवर्धन हुआ और ये पक्षियों के शरीर में पहुंचा, तो इसने उनके कैल्शियम उपापचय मतलब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह बाधित कर दिया। कैल्शियम की कमी से तो हड्डियां कमजोर होती हैं इंसानों में। पक्षियों पर इसका क्या असर हुआ? देखिए, पक्षियों के जो अंडे होते हैं ना, उनका आवरण या शेल कैल्शियम का ही बना होता है। अरे हाँ। कैल्शियम की कमी से वो अंडे इतने पतले और कमजोर हो गए कि पक्षियों के बस उन पर बैठने भर से अंडे समय से पहले टूट जाते थे। इससे कई पक्षियों की प्रजातियां एकदम विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गईं। बाप रे। और हमारे भारत में गिद्धों की मौत का जो मामला है, वो भी इसी जैव आवर्धन का हिस्सा है। पशुओं को दर्द निवारक दवा डिक्लोफिनेक सोडियम दी जाती थी। हाँ, डिक्लोफिनेक, ये तो बहुत चर्चा में रहा है। बिल्कुल, जब वे पशु मरे और गिद्धों ने उनका मांस खाया, तो वो डिक्लोफिनेक गिद्धों के शरीर में जाकर उनके गुर्दे यानी किडनी फेल करने लगा। लाखों गिद्ध मारे गए इस वजह से। और इंसानों में इसका सबसे भयावह रूप जापान में मीना माता बीमारी के रूप में दिखा था, जहां मछलियों के जरिए पारा इंसानों के शरीर में पहुंच गया था। ये रसायन किसी एक देश की सीमा या वीजा को नहीं मानते हैं। पानी और हवा के जरिए ये पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं। और यही कारण है कि इन खतरों को रोकने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ा। सही कहा आपने। और इसी से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जन्म हुआ। परीक्षा के दृष्टिकोण से 3 समझौते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं: स्टॉकहोम, रॉटरडैम और मीनामाता। चलिए सबसे पहले स्टॉकहोम समझौते की बात करते हैं। हाँ, जो स्टॉकहोम समझौता है ना, वो विशेष रूप से इन्हीं POPs
मतलब दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को जड़ से खत्म करने के लिए लाया गया था। इस पर 2001 में हस्ताक्षर किए गए और ये 2004 से कानूनी रूप से प्रभावी हुआ। और हाँ, भारत ने 2006 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। जब ये शुरू हुआ था तो इसमें दुनिया के 12 सबसे खतरनाक और जानलेवा रसायनों को प्रतिबंधित किया गया था, जिन्हें पर्यावरण की भाषा में डर्टी डजन या डर्टी डजन कहा जाता है। डर्टी डजन, बिल्कुल। स्टॉकहोम के बाद आता है रॉटरडम अभिसमय, मतलब रॉटरडम कन्वेंशन। इसका मुख्य उद्देश्य खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना है। ये 1998 में हस्ताक्षरित हुआ और 2004 में प्रभावी हुआ। इसमें 52 रसायनों की सूची है। हाँ, लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे पूर्व सूचना सहमति प्रक्रिया या PIC, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये PIC व्यावहारिक रूप से काम कैसे करता है। क्या ये विकासशील देशों को एक तरह का डंपिंग ग्राउंड बनने से रोकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पता है, 80 और 90 के दशक में क्या होता था? विकसित देशों में जब कोई खतरनाक रसायन या कीटनाशक स्वास्थ्य कारणों से बैन हो जाता था, तो वहां की कंपनियां भारी मुनाफे के लिए उसे गरीब या विकासशील देशों में निर्यात कर देती थीं। मतलब अपने यहाँ बैन कर दिया और दूसरों को बेच दिया। बहुत चालाक। बिल्कुल। रॉटरडैम कन्वेंशन की इसी PIC प्रक्रिया ने इस चीज को बदल दिया है। अब नियम ये है कि कोई भी निर्यातक देश इन सूचीबद्ध 52 रसायनों को किसी दूसरे देश में तब तक नहीं भेज सकता जब तक कि वो आयातक देश को उस रसायन के सभी खतरों की पूरी लिखित जानकारी ना दे दे और सामने वाला देश उसे खरीदने के लिए अपनी पूर्व सहमति या प्रायर कंसेंट ना दे दे। इससे ये जो अंधेरे में रखकर जहर बेचने की प्रथा थी ना, उस पर लगाम लगी है। ये तो वैश्विक कूटनीति का एक बहुत ही मजबूत कदम है। और तीसरा है मीनामाता अभिसमय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये पूरी तरह से पारे मतलब मर्क्यूरी के प्रदूषण को रोकने पर केंद्रित है। याद रखें, भारत 2018 में इसका आधिकारिक सदस्य बना था। और यहाँ करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है। मीनामाता अभिसमय की आगामी COP6 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का आयोजन 3 से 7 नवंबर 2025 को जेनेवा में होने जा रहा है। और इस कन्वेंशन के तहत कुछ बहुत ही कड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, विशेष रूप से 2034 तक के लिए। बिल्कुल। इसका एक बड़ा लक्ष्य ये है कि 2034 तक दांतों के इलाज में उपयोग होने वाले अमलगम, जिसमें पारा होता है, उसके उपयोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात सौंदर्य प्रसाधनों को लेकर है। सौंदर्य प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक्स में? हाँ, त्वचा को गोरा बनाने वाली जो क्रीम आती है ना, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स, उनमें पारे का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। क्योंकि पारा त्वचा के मेलेनिन को दबाता है, लेकिन ये चुपचाप शरीर में जहर घोलता रहता है। बाप रे। मीनामाता कन्वेंशन के तहत ऐसी क्रीमों के उत्पादन और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की दिशा में काम हो रहा है। ये सच में खौफनाक है कि गोरापन निखारने की चाहत में लोग अपने चेहरे पर सीधा न्यूरोटॉक्सिन लगा रहे हैं। खैर, अभी तक हमने रसायनों और जहर की बात की, लेकिन पर्यावरण विज्ञान में एक बहुत ही अजीब सी अवधारणा है। क्या होगा अगर पानी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स या पोषण चला जाए? पोषण तो जीवन के लिए अच्छा होता है ना, फिर पानी के लिए विनाशकारी कैसे हो जाता है? ये पर्यावरण का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जब बहुत ज्यादा पोषण पहुंच जाता है तो उसे सुपोषण या अंग्रेजी में यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन, हाँ। ये मूल रूप से ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ ही है पर्याप्त पोषण। लेकिन ये जो अतिरिक्त पोषण है ना, ये पानी की मौत का कारण बन जाता है। अगर मैं इसे एक पौधे के उदाहरण से समझूं, मान लीजिए मेरे पास एक गुलाब का पौधा है, उसे थोड़ी खाद की जरूरत है, लेकिन अगर मैं उस गमले में 10 किलो रासायनिक खाद भर दूं तो क्या होगा? वो पौधा अत्यधिक पोषण के कारण जल जाएगा और दम घुटने से मर जाएगा। क्या झीलों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? एकदम सटीक तुलना की है आपने। जब हमारे खेतों से रासायनिक उर्वरक, जिनमें नाइट्रेट और फॉस्फेट होता है, वो बारिश के पानी के साथ बहकर झीलों में पहुंचते हैं, या फिर जब शहरों का सीवेज सीधे नदी में गिरता है, तो पानी में अचानक पोषक तत्वों की बाढ़ आ जाती है। इसके बाद एक पूरी श्रृंखला या कह लें एक कैस्केड शुरू होता है जो पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देता है। तो इस तबाही के कदम दर कदम क्या होते हैं? मतलब ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? इस प्रक्रिया का जो सबसे पहला कदम है
वो है शैवाल प्रस्फुटन यानी एल्गल ब्लूम। पानी में जैसे ही अतिरिक्त नाइट्रेट और फॉस्फेट मिलते हैं, पानी की सतह पर मौजूद शैवाल या एल्गी पागलों की तरह वृद्धि करते हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि पूरी झील के ऊपर एक मोटी हरी चादर बिछ जाती है। हाँ, मैंने कई तालाबों को पूरा हरा देखा है। तो इसके बाद क्या होता है? दूसरा कदम ये होता है कि ये हरी चादर सूरज की रोशनी को पानी के भीतर जाने से पूरी तरह रोक देती है। अच्छा, तो पानी के अंदर अंधेरा हो जाता है? बिल्कुल। और तीसरा कदम ये है कि जब पानी के अंदर रोशनी नहीं पहुंचती, तो जल के भीतर उगने वाले पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते और वे मरने लगते हैं। और जब इतने सारे पौधे मरेंगे, तो फिर से बैक्टीरिया का खेल शुरू हो जाएगा? एकदम सही पकड़े, यही चौथा कदम है। मरे हुए पौधों और जीवों को सड़ाने के लिए जो अपघटक बैक्टीरिया हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। और जैसा कि हमने बीओडी के टॉपिक में समझा था, ये बैक्टीरिया पानी में घुली हुई बची खुची सारी ऑक्सीजन यानी डीओ का इस्तेमाल कर लेते हैं। और अंतिम परिणाम, बिना ऑक्सीजन के सारी मछलियां और अन्य जलीय जीव दम तोड़ देते हैं। पूरी की पूरी झील एक विशाल कब्रिस्तान में बदल जाती है। हाँ, और इसका सबसे दीर्घकालिक दुष्प्रभाव ये होता है कि झील का प्राकृतिक काल प्रभावन यानी एजिंग ऑफ लेक बहुत तेजी से होने लगता है। मतलब झील बूढ़ी हो जाती है। हाँ, जो झील प्राकृतिक रूप से हजारों साल में सूखनी थी, वो सुपोषण के कारण शैवाल और मृत जीवों के मलबे से बहुत जल्दी भर जाती है। उसका तल ऊपर उठने लगता है और वो खूबसूरत झील देखते ही देखते एक उथली दलदली भूमि में बदल जाती है। ये तो वाकई एक भयानक प्रक्रिया है। अब इस चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं जो परीक्षाओं में मैचिंग या मिलान वाले प्रश्नों के लिए सीधे तौर पर पूछी जाती है। जल प्रदूषण के विशेष कारण और मानव शरीर पर उनका सीधा असर। हाँ, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, प्रदूषण के कारणों में रसायनों के अलावा तापीय प्रदूषण या थर्मल पोल्यूशन भी एक बड़ा खतरा है। जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या बड़े कारखानों में मशीनों को ठंडा करने के लिए बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है। और फिर उस खौलते हुए गर्म पानी को सीधे नदी या समुद्र में छोड़ दिया जाता है। तो गर्म पानी से क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि गर्म पानी में ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता कम होती है, इसलिए वहां के जलीय जीव गर्मी और ऑक्सीजन की कमी दोनों से एक साथ मर जाते हैं। इसके अलावा समुद्रों में तेल का रिसाव यानी ऑयल स्पिल्स भी है, जो पानी की सतह पर एक अभेद्य परत बना लेता है, जिससे हवा की ऑक्सीजन पानी में घुली नहीं पाती, विसरण रुक जाता है। समझ गया। अगर हम रसायनों से होने वाली विशिष्ट बीमारियों की बात करें, तो भारी धातुओं का शरीर पर बहुत अलग-अलग असर होता है। जैसे हमने पारे यानी मरकरी की बात की थी, इससे क्या होता है? पारे की विषाक्तता से मीनामाता रोग होता है। ये सीधे इंसान के तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे शून्यपन, मांसपेशियों में कमजोरी और गंभीर मामलों में पैरालिसिस तक हो सकता है। और कैडमियम से क्या होता है? मैंने सुना है इसका नाम बहुत ही अजीब सा है। हाँ, कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि कैडमियम शरीर में जाकर हड्डियों से कैल्शियम को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। इससे हड्डियां इतनी खोखली और भुरभुरी हो जाती हैं कि बस खांसने भर से टूट सकती हैं। मरीज को इतना असहनीय दर्द होता है कि जापानी भाषा में उसके मुंह से ओच ओच निकलता है। इटाई का शाब्दिक अर्थ ही ओच ओच है, मतलब दर्द की कराही बीमारी का आधिकारिक नाम बन गया। बाप रे, ये सुनकर ही सहरण होती है। आर्सेनिक शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है फिर? आर्सेनिक युक्त पानी पीने से ब्लैक फुट रोग होता है। इसमें पैरों की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे खून का प्रवाह रुक जाता है और पैरों में गैंग्रीन हो जाता है। इसी वजह से पैर काले पड़ जाते हैं। अच्छा, और भारत के कई राज्यों में, खासकर राजस्थान में, पानी में फ्लोराइड की बड़ी समस्या है। इसका क्या असर होता है? फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस होता है, जिसे नॉक-नी सिंड्रोम भी कहा जाता है। नॉक-नी सिंड्रोम? हाँ, यह हड्डियों को असामान्य रूप से कठोर और विकृत कर देता है, जिससे इंसान के दोनों घुटने आपस में टकराने लगते हैं और वो सीधा नहीं चल पाता। और एक आखिरी रसायन, नाइट्रेट। इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? नाइट्रेट से विशेष रूप से नवजात शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, मेथिमोग्लोबिनीमिया। मेथिमोग्लोबिनीमिया, ठीक है।
जब शिशु नाइट्रेट वाला पानी पीता है ना, तो नाइट्रेट रक्त में जाकर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता। ऑक्सीजन की कमी से बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। रसायनों के अलावा पानी में रोगजनक सूक्ष्मजीव यानी पैथोजेंस भी होते हैं जो सीधे महामारियां फैलाते हैं। जैसे जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से हैजा और टाइफॉइड होता है, विषाणु यानी वायरस के कारण हेपेटाइटिस ए और ई, पोलियो और रोटा वायरस जैसे रोग होते हैं। बिल्कुल। वहीं प्रोटोजोआ से जीआरडीसीएस जैसी गंभीर पेट की बीमारियां होती हैं। हमारे सुनने वाले छात्र ध्यान दें, परीक्षा में अक्सर बीमारी और उसके कारक के बीच मिलान करने को कहा जाता है। हाँ जी, तो अब तक हमने समस्याओं के हर वैज्ञानिक पहलू को अच्छे से समझ लिया है। लेकिन अगर हम मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से सोचें, तो एक भावी प्रशासक को समाधान भी तो पता होने चाहिए। एकदम सही बात है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या उन्नत तकनीकें और सरकारी प्रयास मौजूद हैं? उपचार की बात करें तो मुझे सबसे दिलचस्प जैविक विधियां लगती हैं। विज्ञान ने कैसे प्रकृति का उपयोग प्रकृति को ही बचाने के लिए किया है। हाँ, इसमें सबसे प्रमुख है जैव उपचार या बायोरेमेडिएशन। इस तकनीक में हम प्रदूषण को खत्म करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ऑयल जैपर है, ऑयल जैपर, जिसे भारत के टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। ये असल में 5 अलग-अलग जीवाणुओं का एक कॉकटेल है। क्या बात है। क्या हम ऑयल जैपर को समुद्र का प्राकृतिक सफाई कर्मचारी या प्राकृतिक वैक्यूम क्लीनर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि जब समुद्र में जहाज़ों से तेल का भारी रिसाव होता है तो इन जीवाणुओं को वहां छोड़ दिया जाता है और ये उस कच्चे तेल यानी हाइड्रोकार्बन्स को खाकर उसे हानिरहित कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देते हैं। एकदम सही। एक तकनीक पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए तेल रिसाव की बाहरी समस्या को हल कर देती है। एक दूसरी विधि भी है जिसे पादप उपचार या फाइटोरिमीडिएशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें पौधों का उपयोग करके प्रदूषण को अवशोषित किया जाता है। जैसे प्रदूषित तालाबों में भारी धातुओं को सोखने के लिए जलकुंभी यानी वाटर हाइसियंथ का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना होता है कि जलकुंभी बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए इसका उपयोग एक नियंत्रित माहौल में ही होना चाहिए। तो सरकारी स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं इसके लिए? संस्थागत स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) जल की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं। इसके अलावा बड़ी परियोजनाओं में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम (एनएलसीपी), गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए अमृत सरोवर अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। और मेंस परीक्षा में अक्सर 10 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। यमुना नदी के प्रदूषण के कारण बताते हुए इसके नियंत्रण में आने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण करें। इसमें आपको औद्योगिक कचरा, अनियोजित सीवेज और बांधों के कारण नदी में पानी के कम प्रवाह जैसे मुद्दों को एक साथ पिरोकर लिखना होता है। ये वाकई एक बहुत ही विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा रही है। अब समय है आज की पूरी चर्चा को एक सूत्र में बांधने का। तो चलिए 1 मिनट में पूरे विषय का त्वरित पुनरीक्षण मतलब क्विक रिवीजन करते हैं। हाँ प्लीज। सबसे पहले WHO के अनुसार पानी में 0.1% अशुद्धि भी उसे पीने योग्य नहीं रहने देती। दूसरा, जल प्रदूषण मापने के लिए BOD की तुलना में COD हमेशा अधिक सटीक होता है और किसी जल स्रोत का COD हमेशा BOD से अधिक होता है। तीसरा, दीर्घस्थायी प्रदूषक यानी POPs शरीर की वसा में जमा होते हैं और खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। डिक्लोफेनेक के जैव आवर्धन से ही गिद्धों की मौत हुई थी। वैश्विक समझौतों में स्टॉकहोम POPs के लिए रॉटरडैम PIC प्रक्रिया द्वारा खतरनाक व्यापार रोकने के लिए और मीनामाता पारा नियंत्रण के लिए प्रमुख हैं। बिल्कुल। पानी में पोषक तत्वों मतलब नाइट्रेट और फॉस्फेट के बढ़ने से शैवाल प्रस्फुटन होता है, जो ऑक्सीजन खत्म करके झील को मार देता है। इसे सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और अंत में बीमारियों में याद रखें, पारे से मीनामाता, कैडमियम से इटाई, आर्सेनिक से ब्लैकफुट, फ्लोराइड से नॉकनी सिंड्रोम और नाइट्रेट से नवजात शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। दूसरा वीडियो जल्द ही ओजोन परत क्षरण का आने वाला है।
आपको ऐसे ही आरएस नोट्स आधारित वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल आरएस एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और इन सभी टॉपिक्स के विस्तृत PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। आज की चर्चा को खत्म करते हुए बस एक विचार पर गौर कीजिएगा। आज हम स्टॉकहोम और मिनामाता जैसे समझौते कर रहे हैं उन रसायनों के लिए जिन्हें हमने दशकों पहले बनाया था। लेकिन आज इस क्षण हमारे घरों के सिंक से जो अनगिनत नए कॉस्मेटिक्स, माइक्रोप्लास्टिक्स और रसायन बहकर नदियों में जा रहे हैं, क्या वे कल के नए पीओपीज बनेंगे? क्या आज से 50 साल बाद आने वाली पीढ़ी को हमारे आज के रसायनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 100 नए वैश्विक समझौते करने पड़ेंगे? समाधान सिर्फ पानी साफ करने में नहीं, बल्कि यह सोचने में है कि हम पानी में क्या डाल रहे हैं। पढ़ते रहिए और तैयारी में जुटे रहिए।